दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रा और टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड यानी टीटीएमएल को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। टीटीएमएल का स्टॉक बहुत दिन से 100 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह कि स्टॉक कभी भी 100 को तोड़ के नीचे जा रहा है तो फिर से वापस उसी लेवल पे आ रहा है और एक तरह से देखें तो 100 का इसने एक मजबूत सपोर्ट बनाया हुआ है। तो क्या इस समय हमें टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि टीटीएमएल की प्राइस फिर से पुरानी वाली आ सकती है, यानी ये फिर से 1 डिजिट या 2 डिजिट में जा सकता है, यानी 2 रुपीज़ 10 रुपीज़ की प्राइस हो सकती है। ऐसी लोगों की काफ़ी धारणा है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि टीटीएमएल का बिजनेस पूरी तरह से बदल चुका है। जो पहले टीटीएमएल टेलीकॉम सेक्टर की सर्विस प्रोवाइड करती थी कंपनी, अब वो स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बदल चुका है और टाटा ग्रुप है। तो ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखती नहीं, लेकिन आगे की क्या संभावना है, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो टीटीएमएल के ऊपर हम सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कोविड काल में ये एक मल्टीबैगर साबित हुआ, लोगों को इसने रातों रात करोड़पति बनाया, क्या वैसी ही संभावना आगे बनने वाली है? क्या ये आने वाले समय में भविष्य में 1000 को टच करेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जीटीएल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े टेंशन से कंपनी बाहर निकली है, लेकिन फिर भी प्राइस तो नहीं बढ़ रही है, स्टॉक बहुत नीचे है और रिस्की स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक 1.30 की प्राइस से लेकर 1.70 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्राइस तो बढ़ नहीं रही है। तो क्या भविष्य में इसके प्राइस बढ़ने की संभावना है? क्या ये अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है जो 100 की थी? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टीटीएमएल की बात कर लेते हैं। स्टॉक की क्लोजिंग 101 पर रही, 0.60% की हमने तेजी देखी है फ्राइडे के दिन, जबकि बाजार में लगभग 450 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग होना इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, न कि सब बिकवाली करके निकलना पसंद कर रहे हैं। अब ये आप इन आंकड़ों में देख सकते हो, 4 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में अगर आप देखोगे तो टीटीएमएल का स्टॉक आपको कई बार 100 से नीचे उतरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक फिर से 100 को पा लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। 4 नवंबर को इसकी 102 की प्राइस थी, जो गिरते हुए 14 नवंबर को 99 पे आ चुका था। लेकिन आप देख सकते हो 18 नवंबर को फिर से स्टॉक ने 101 का स्तर को छू लिया। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो 22 नवंबर को फिर से 98 पे गया स्टॉक, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 दिसंबर को फिर से ये 101 पर आ चुका है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये 100 के सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है। भले ही स्टॉक एक बार नीचे चले जाए, फिर से 100 के स्तर पे आ रहा है। इसका मतलब मजबूती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने अपने सपोर्ट को बना लिया है और यहाँ से अब ऊपर बढ़ने की ही संभावना है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये आप देख सकते हो, लोगों को इस स्टॉक ने मालामाल किया है। आप देख सकते हो 3 साल में 1 लाख रुपये जिसने लगाया था उसको 40 लाख रुपीज मिले। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने कम अवधि में। इतना शानदार रिटर्न किसी और स्टॉक ने नहीं दिया होगा। बड़ी कंपनी की बात करें, छोटे छोटे पेनी स्टॉक तो काफ़ी दौड़ जाते हैं। ये तो टीटीएमएल है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। पिछले 3 साल की बात करें, स्टॉक ने 3900% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने और एक तरह से ये मालामाल साबित हो चुका है। यानी जो देख सकते 2-2.5 रुपये का स्टॉक था वो 291 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। पिछले 6 महीनों की बात करें, स्टॉक 122 से गिर के 100 के आसपास आ चुका है। यानी इस दौरान ये 20% टूटा है। पूरे साल की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने 50% की गिरावट देखी है, क्योंकि साल भर पहले इसकी प्राइस 215 के आसपास थी, अभी 100 के आसपास है। लेकिन जिसने भी 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 1200% का जबरदस्त रिटर्न मिला है, क्योंकि 7.5 यानी 7.55 के आसपास प्राइस थी, अब 100 के आसपास है। तो उस हिसाब से लगभग 1200% का रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। यानी ये स्टॉक एक तरह से मालामाल साबित करने वाला हुआ है लोगों के लिए, यानी इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब टीटीएमएल की बात करें तो कंपनी का जो पुराना बिजनेस था वो टेलीकॉम का था, उससे बाहर निकल चुकी है कंपनी। अपने टेलीकॉम के बिजनेस को इन्होंने एयरटेल को बेच दिया है। अब कंपनी स्मार्ट इंटरनेट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रही है और आप देख सकते हो इसकी जो टीटीबीएस की जो सर्विस है वो काफ़ी शानदार है और बहुत बड़े बड़े इंडिया के कॉरपोरेट घराने इनकी सेवाएं ले रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ है, या आप देखें तो एनजीओ है, हर तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सारे इनकी सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। यानी हर तरह के जो थ्रेट से, साइबर अटैक से कंपनी के कारोबार को बचाती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में आप ये समझ सकते हो कि इसकी प्राइस बढ़ने की ही संभावना, न कि ये स्टॉक नीचे जाने की संभावना है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। जून क्वार्टर में जहाँ पे उनकी 0.04% की होल्डिंग थी वो इस बार 0.05% हुई है। तो Q2 में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है।
देख सकते हो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 780 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 635 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 511 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 368 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF ने 208 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट हुआ है। स्पेशली आप देख दो मोतीलाल ओसवाल जो खुद एक ब्रोकरेज फर्म है, आपको पता होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये समझ ही सकते हो कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं है बल्कि अच्छा स्टॉक है जो आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके फाइनेंशियल शेयर देखोगे तो लगातार कंपनी लॉस में कमी कर रही है। 2019 में जहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1.88 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और कंपनी को 0.67 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 1.30 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और लॉस बढ़ के 3.71 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू गिरते हुए 1.07 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और लॉस में थोड़ी सी रिकवरी हुई, 2000 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ। लेकिन 2022 की बात करें तो रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, जो लगातार 2020 तक गिरा था। अब 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू फिर से 1.11 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा है, यानी पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा है और लॉस में कमी आई है। इस बार 1.22 थाउजेंड करोड़ का इनको लॉस रह गया है, यानी लगातार पिछले 3 साल से लॉस में काफ़ी कमी आ गई है। एक तरह से देखें तो जल्दी ही कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म के लेके आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 1000 को भी टच करने की ताकत रखता है, क्योंकि जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर लग रहा है। अब हम चलते हैं GTL इंफ्रा की तरफ। स्टॉक की प्राइस 1.30 पे, जहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। GTL इंफ्रा के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि GTL इंफ्रा को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया यानी बैंकरप्सी के कार्रवाई के तहत से निजात मिल चुकी है, यानी एक तरह से NCLT ने इस प्रक्रिया को डिसमिस कर दिया है, यानी GTL इंफ्रा को अब बैंकरप्सी की कार्रवाई से नहीं गुजरना होगा। NCLT में कहा गया है कि जो बिजनेस इनका जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से इनके पास फिलहाल कैश फ्लो है, तो आने वाले समय ये अपने डेट को क्लियर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा इसमें ऑर्डर में कहा गया कि GTL इंफ्रा ने 16,915 करोड़ का जो लेंडर्स का डेट था उसको 2011 से लेकर 2018 के बीच में रीपे किया। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपनी जिम्मेदारी को समझती है और धीरे धीरे अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, जो भी बकाया है उसको रीपे कर रही है। साथ में NCLT में कहा गया है कि कंपनी मंथली 120 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी जनरेट करिए। यानी सबसे बड़ी बात है कि GTL इंफ्रा खुद बहुत सारी कंपनियों के ऊपर पैसे मांग रहे हैं, जैसे कि एयरसेल और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं। तो आप ये उनसे भी कर्ज उनका बकाया है जो उनको वसूल करना है, यानी 13,393 रुपीज़ की बड़ी रकम उनको वसूल करनी है। और इस वजह से अगर देखें तो आने वाले समय उनका जो बकाया रकम मिलने वाली है वो रकम से वो अपने पुराने जो कर्ज है उसको चुका सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो GTL इंफ्रा को भी बहुत सारे पैसे लेने हैं। ऐसे में इस समय कोई इनके ऊपर NCLT के तहत कार्रवाई होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है और साथ में जो अपने पुराना बकाया है उसको चुकाने की कोशिश भी कर रही है और साथ में उनके खुद का बहुत सारा रकम बकाया है जो उनको अलग अलग कंपनियों से लेना है। और इसीलिए आप देखें तो उनके फेवर में फैसला है और GTL इंफ्रा को एक नई संजीवनी मिली है, यानी आने वाले समय में बैंकरप्सी की कार्रवाई नहीं होगी। ये बात तो समझ में आ गई। और ऊपर से अगर देखें तो सरकार की तरफ से भी टेलीकॉम सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर के अलावा टावर सेक्टर, सबको राहत दी जा रही है। सरकार इन कंपनियों के ऊपर मेहरबान है और इसका फायदा GTL को भी देखने को मिल सकता है। तो ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कंपनी लगातार अपनी लाइबिलिटीज को भी कम कर रही है, यानी मार्च 2021 में जहाँ पे 6,447 करोड़ के आसपास थी वो मार्च 2022 में घट के 5,555 करोड़ तक पहुंच गई और सितंबर में ये 5,235 करोड़ तक पहुंच गई। तो इससे तो बात समझ में आ रही है कि कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही है। इसके अलावा कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, आप देख सकते हो। 10 ईयर के हिसाब से जरूर 10% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से -9% था। 3 ईयर के हिसाब से -1% है, लेकिन स्टीरियम 1% पॉजिटिव है। तो सेल्स में इजाफा हुआ है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में कमी है। आप देख सकते हो 5 ईयर के हिसाब से -1% था, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लेकिन स्टीरियम 4% निगेटिव है, माइनस है। इसका मतलब प्रॉफिट में कमी जरूर आई, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है। कुल मिला के कंपनी के लिए पॉजिटिव बातें कुछ तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक रिस्की नहीं है। स्टॉक रिस्की बहुत ज़्यादा है। कंपनी का कारोबार काफ़ी ज़्यादा रिस्क में चल रहा है, कंपनी कभी से लॉस में भी चल रही है और इसीलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो बहुत ही छोटा सा इन्वेस्ट करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। रिस्क की स्टॉक बहुत ज़्यादा है और वैसे भी मैं कहता हूँ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके इसमें पैसे कमा सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।